Okay, now we will be talking about the NPOs which are of medium size. Okay, वो बहुत छोटी नहीं है as we were discussing about the community level sports club. अब हम थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं. आप एक सिटी लेवल पे एक हॉस्पिटल जो है उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज प्योरली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगेन यू विल सी कि वहां पर आपको बहुत से एक्सपेंडिचर करने हैं. आपको डॉक्टर्स की सैलरीज पे करनी है, ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंडिचर पे करने हैं, आपको उसकी क्लीनलीनेस के लिए पे कर, मेडिसिन सपोजली इफ आर फ्री तो आपको उसका वो फार्मेसी जो है वो मेंटेन करनी है. सो मेनी एक्सपेंडिचर्स दैट यू वुड बी रिक्वायरिंग टू इनकर इन दैट सिटी लेवल हॉस्पिटल. उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट किस्म का अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा. तो उसे हम क्या करते हैं, हम फिर अपनी कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ एक्रूअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो जिसे हमने सिंगल एंट्री में पढ़ा था कि ईयर एंड इंफॉर्मेशन, उसको भी ले लेते हैं और फिर हम एसेट्स लायबिलिटीज की उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगी. तो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहरहाल एसेट्स और लायबिलिटीज को भी देखना होता है. हो सकता है हमने कुछ एक्सपेंडिचर के लिए कर्जे लिए हों, या जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं इसी में हमने मेडिसिन उधार खरीदी हो, हमने पेमेंट ना की हो, अगले पीरियड में पेमेंट करेंगे उसको, तो ये उसकी जो है वो लायबिलिटी होगी. हो सकता है डॉक्टर्स की फी जो है सैलरी हम एक्रूअल बेसिस पे पे करते हैं, तो लास्ट मंथ की सैलरी जो होगी वो पेएबल आएगी, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी में तो नजर आएगी जब एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे. ओके, तो इस तरह की वो तमाम अकाउंटिंग हम जो है उसका ख्याल रखते हैं. लेकिन अगेन हम चूंकि फुल फ्लैश्ड सिस्टमाइज्ड अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग वाली बुक्स मेंटेन नहीं हो रही. हम क्या करते हैं, हम सिंगल एंट्री बेस्ड पे इस अकाउंटिंग को जो है वो फॉलो करते हैं. अब सिंगल एंट्री बेस्ड पे अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए हम कैश बुक तो मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी बाद में हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, और ईयर एंड एडजस्टमेंट्स की मदद से हम उसकी फिर इनकम स्टेटमेंट यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. अच्छा देखिएगा, यहां पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो उस तरह से प्रॉफिट और लॉस नहीं कहलाएगा जिस तरह से कि हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में उसको कहते थे. लेकिन इसकी इनकम्स भी एक्रूअल बेस्ड होंगी और इसके एक्सपेंसेस भी एक्रूअल बेस्ड होंगे. एंड रिजल्ट जो होगा उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, टेक्निकली कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है? हम उसको कहेंगे सरप्लस, अगर हमारे पास इनकम्स जो होंगी वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगी, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे डेफिसिट, या आसान टर्मिनोलॉजी में भी हम बात कर सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स. ओके, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाएगा. इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं कहेंगे, ना ही इनकम स्टेटमेंट कहेंगे, ना ही इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा. अच्छा, इसको बनाने के लिए अगेन चूंकि अब आप सिंगल एंट्री की कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री पढ़ चुके हुए हैं लास्ट चैप्टर में, इसलिए अब बातें मुझे आपको समझाना बड़ा आसान हो गई. कैश बुक बनी होगी, कैश बुक की रिसीट साइड से इनकम की बेस उठेगी, एक्रूअल्स के फिल्टर से गुजरेगी और इनकम फॉर द ईयर आपके सामने आ जाएगी. गॉट द पॉइंट? इसी तरह से कैश बुक की पेमेंट से एक्सपेंसेस उठेंगे, एक्रूअल के फिल्टर से पास ऑन होंगे, और वो एक्सपेंस फॉर द ईयर एक्सपेंडिचर के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अकाउंट फॉर हो जाएंगे. नेट रिजल्ट आपके पास सरप्लस और डेफिसिट होगा. वेल, अब रह गई बात बैलेंस शीट की. बैलेंस शीट के लिए पिछले साल की बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर के नाम से भी कह सकते हैं. लेकिन अगर सिस्टमेटिकली हमने पिछले साल बैलेंस शीट बनाई थी तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जरूरत नहीं रह जाती. वही पिछले साल की बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पिक करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर कैश बुक में देखेंगे उनमें क्या मूवमेंट आई, और आप ईयर एंड एडजस्टमेंट से उसको फाइनली देखेंगे कि अब उस पर क्या इंपैक्ट आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे. क्लोजिंग फिगर्स आपकी जो होंगी बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंट करना होंगी, और बैलेंस शीट आपकी अल्टीमेटली एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रेजेंट हो जाएंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जहन में रखने का,
इस बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी नहीं होगी। अगर इस बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कैपिटल फंड। क्योंकि ये बिजनेस नहीं है इसलिए इसके ऑनर्स बिल्कुल भी कोई नहीं है। बिजनेस के ऑनर्स हुआ करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूटर्स हुआ करते हैं, इसको वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो फंड इनिशियली कंट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल फंड के तौर पर आपको बैलेंस शीट में शो करना होगा। और जितना भी फिर आपको एनुअली प्रॉफिट होगा, जो सरप्लस कहलाएगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर सपोजली लॉस होता है जो डेफिसिट कहलाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स तो इसमें है ही कोई नहीं, कोई इसमें ड्राइंग कर नहीं सकता। गॉट द पॉइंट? लिहाजा ये बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी एग्जैक्टली उसी तरह वर्कआउट होंगे। ऑनर्स इक्विटी की जगह रिप्लेसमेंट आएगी कैपिटल फंड की, जिसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा और अगर डेफिसिट होगा तो माइनस हो जाएगा। एंड रिजल्ट आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स टैली हो जाएंगे। यह है अकाउंटिंग सिस्टम फॉर मीडियम साइज्ड एनपीओज। थैंक यू।